हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। जय हिंद सभी को। 2021 नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और कोशिश है कि बेहतर से बेहतर आपकी पढ़ाई करा सके, जिससे आपका खासकर एनटीपीसी एग्जाम इसके लिए आपको प्रॉफिट मिल सके। तो देखते हैं पिछला मैंने वीडियो बनाया जो ग्रंथियों का, उसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो आज है उन्हीं बहिस्रावी ग्रंथियों में से स्लेवरी ग्लैंड। ये लार ग्रंथि इसे कहते हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा इस बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम, ये पाचक एंजाइम पाया जा रहा, कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम, ये ध्यान देना। अब इसी टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और क्वेश्चन आता है कि प्रतिदिन मनुष्य में कितनी लार बनती? 1 से 1.5 लीटर। ये आपको विशेष ध्यान देना कि 1 से 1.5 लीटर मनुष्य में प्रतिदिन लार का निर्माण होता है। इसलिए पानी की मात्रा शरीर में कम ना होने दें, पीते रहें, ये आपको ध्यान देना। इसके बाद दूसरी जो बाह्यस्रावी ग्रंथि में हम आगे चलते हैं वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी भोजन को आपने कुचला, मुंह में 4 से 5% पाचन हुआ और भोजन फिर धीरे धीरे आपके आमाशय में पहुंचा, पेट में पहुंचा। अब वहां गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाचक एंजाइम इसमें भी पाए जाते हैं। कौन से? तो पाचक, ये ध्यान देना। पाचक एंजाइम। अब वो पाचक एंजाइम कौन से हैं? तो बहुत से इंपॉर्टेंट हैं। रेनिन, जिसे रेनिन कहते हो, और पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। ये पाचक एंजाइम इस गैस्ट्रिक ग्रंथि में पाए जाते हैं। यही भोजन जो आप कुचल करके अंदर खाते हो 3 से 4 घंटे आमाशय में रुकता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और अगर आपने अधिक खा लिया तो कभी कभी जब ये पाचक एंजाइम पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं कर पाते हैं तो आप में गैस नामक बीमारी हो जाती है, जिसे आप कहते हो गैस्ट्रिक रोग। किस रोग के नाम से? तो इसी ग्रंथि में, इसी ग्रंथि के नाम से ही गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। ये, और ये गैस्ट्रिक रोग हो जाएगा तो पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगेगा, ये स्थिति हो जाएगी। फिर क्या है, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, परेशान, फिर आप सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो आप बेहतर काम करें कि ये एंजाइम अगर है तो उनके अनुसार ही आप खाना खाएं। अगर आप 6 खाते हैं तो 6 से 7 कर लो, 8 कर लो, 10 मत खा जाओ इकट्ठे, पनीर देख करके, मठा के आलू को देख करके। आपको ये कोशिश करना है कि पर्याप्त ही खाना है, जिससे क्या है आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड। अब इसके बाद चलते हैं हम एक म्यूकस ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो क्या है? म्यूकस ग्लैंड। अब इस म्यूकस ग्लैंड जो है, इसमें म्यूकस कला का निर्माण होता है, जिसे सीबम कहते हैं। ये ध्यान देना, इसका निर्माण, सीबम का निर्माण। ये जो सीबम का निर्माण होता है ये हमारे, आप लार में भी सीबम होगा, ये हमारे नाक के अंदर भी लिक्विड के रूप में, और ये हमारे त्वचा आहार नाल में भी होगा, जो भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। पक्षियों के पंखों में देखा होगा कितनी चिकनाहट रहती, इसी सीबम के कारण, इसी ग्रंथि के कारण, म्यूकस कला के कारण। तो ये हमें विशेष ध्यान देना, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो सीबम का निर्माण करती है। तो आप इन तीनों ग्रंथियों का स्क्रीनशॉट लें। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीवर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपकी हो गई स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और आपकी म्यूकस ग्लैंड, जिसमें सीबम का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम लीवर, यकृत, जिसे जिगर भी कहते हैं।
तो कौन सी है? लीवर, यानी यकृत, और इसे क्या बोलते हैं? जिगर। जिगर के सामने पेट के पास, सब इसी में होना ही होना है। और ये स्वस्थ है तो आप भी बेहतर स्वस्थ महसूस करोगे। तो ये लीवर जो है ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी बहिर्स्रावी यानी बाह्यस्रावी, ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि में अगर कोई भी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। यानी यकृत जो है हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या क्षतिग्रस्त अंगों, ये आपको ध्यान देना है कि क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्निर्माण करती है। ये क्या करती? क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्निर्माण कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोशिका विभाजन किसमें? यकृत में। आपने मान लो जहर खा लिया, अस्पताल गए, उसके बाद आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि लीवर में कोशिका विभाजन हो गया, आपको दवा दी, उसके बाद आप कोशिका पुनः बन गई। क्योंकि जहर जो है वो कोशिका को नष्ट कर देता है। तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ जाने से इससे भी प्रॉब्लम होती है। और खासकर एल्कोहल लोगे तो ये भी कोशिकाओं अंगों को नष्ट करते, लीवर खराब हो जाता है। लेकिन दवा कराने के बाद फिर लीवर का पुनः निर्माण होता है और फिर स्वस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस यकृत ग्रंथि में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन इस मस्तिष्क नर्वस सिस्टम में कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह आप विशेष ध्यान दें। बस 10% मात्र पीछे वाले मस्तिष्क में होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार डैमेज हो गई तो सही हो पाना आसान काम नहीं है। इंसान बेहोश हो जाता, कोमा तक चला जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना कि इसकी सुरक्षा बेहद आप रखें, हेलमेट का प्रयोग करें और खुद सुरक्षित रहें, फैमिली भी सुरक्षित रहे और समाज और देश भी सुरक्षित रहेगा। ये विशेष आप ध्यान दें। तो क्षतिग्रस्त कोशिका कब अंगों का पुनर्निर्माण कर देती है, बहुत अच्छी बात। और इसी लीवर में 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, प्रोथाम्बिन, और दूसरा है फाइब्रिनोजन, और तीसरा है हेपेरिन। ये ध्यान देना। कौन से? प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपेरिन। इन प्रोटीनों का निर्माण होता है। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जब भी कहीं कट जाता है तो वहां रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। और हेपेरिन, इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का ना जमाने में शायद। क्यों? मान लो कटा नहीं और फाइब्रिनोजन ने जाके नस में कहीं रक्त का थक्का जमा दिया तो ये आके तोड़ देता है। क्यों रक्त का थक्का जमा रहा है? हेपेरिन इनसे कहता क्यों जमा रहा हो? तुम्हारा काम है जब कटे फटे इंजेक्शन लगे तब रक्त का थक्का जमाओ। ये तुरंत देखता है कि इन्होंने कहां गलती की, उसको सुधारने का काम हेपेरिन करता है। और ये रक्त का थक्का ना जमाने में सहायक, और ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी यकृत में बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ का निर्माण होता है। ये ध्यान देना, बिलीरुबिन नामक पदार्थ का निर्माण किसमें? पित्त में। और ये बिलीरुबिन नामक जो पदार्थ है ये पीले रंग का होता है। और इसका कार्य क्या है? मल का रंग पीला करना, लैट्रिन का रंग पीला करना इस पदार्थ का कार्य। लेकिन कभी कभी
यकृत में इसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि धीरे धीरे शरीर के साथ साथ आंखों तक पीला कर देता है। तो इसमें कौन सा रोग हो जाएगा? आप में हो जाएगा जॉन्डिस यानी पीलिया नामक रोग हो जाएगा। तो इसकी मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए, बस इसका काम है मल को पीला करना, उतना सही है। लेकिन ये शरीर को पीला कर दे तब तो मेरा पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी आप ब्लड की कमी ना होने दे शरीर में, ये पीला कर दे पदार्थ, ये विशेष आपको ध्यान देना है। इसके बाद यही जो यकृत है, इस यकृत का कार्य है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना। ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज है, मान लो आपने 4 रोटी खाते हैं, 6 खाते हैं, किसी दिन आपने निमंत्रण में पनीर मिल गया, 8 रोटी खा गए, तो ऐसी स्थिति में जानते हो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में बदल करके स्टोर कर देगा, एकत्रित कर देगा। यानी एक एनर्जी है ग्लूकोज, जिसे ग्लाइकोजन में बदल करके इसी यकृत में एकत्रित रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट ये जो है वसा के रूप में बदलने का काम करता है। जैसे हमने कुछ वसीय चीजें कार्बोहाइड्रेट के रूप में खा ली, तो उसे क्या है, वसा के रूप में बदलेगा, तो हम क्या है, मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल खली जैसे हो जाएंगे, अंडरटेकर हो जाएंगे। लेकिन यही वसा बाद में कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है। अगर अधिक आपने ले ली तो ये क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदल जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदल गई, आप में चर्बी बढ़ने लगी, तो आप में हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। ये ध्यान देना, यानी अधिक मोटा होना अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, ताकि कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में बदले, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में नहीं कि खतरनाक हो जाए जीवन के लिए। तो हमें विशेष ध्यान देना है। इसके बाद यकृत में जो अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसे यकृत यूरिया में बदलने का काम करता है। ये ध्यान देना, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अगर अमोनिया को यूरिया में बदल देगा तो यूरिया यूरिन के फॉर्म में किडनी के द्वारा छन करके बाहर हो जाएगी, हमारा रक्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ये बेहतर होता है, यकृत इतना बड़ा काम कर देता है। और सुनो, जो भ्रूण होता है, जो मां के पेट में भ्रूण होता है, उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो उसमें ब्लड का निर्माण होता है यकृत में। ये ध्यान देना। ऐसे सभी मनुष्यों में सिंपल सा है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण में उसमें कहाँ होता है? तो उसमें यकृत में ब्लड का निर्माण होता है। ये ध्यान देना, यकृत जो है भ्रूण में ब्लड का निर्माण लीवर में ही कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये लीवर है। और ये सबसे बड़ी, हमने बताया, एक बार रिकॉल कर दें, लीवर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्निर्माण करती है। ये प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजेन हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजेन ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक और हेपेरिन न जमने में सहायक। बिलिरुबिन नामक पदार्थ का निर्माण पित्त में होता है, यकृत के पित्त स्थान पे, जो पीले रंग का पदार्थ होता है। और ये क्या है? ये मल का रंग पीला करने का कार्य करता है, यानी लेट्रिन का रंग पीला करने का कार्य करता है। ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज जो है ये एनर्जी, ऊर्जा है, ये इसे ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके यकृत में एकत्रित कर देती, स्टोर करने का काम करती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये वसा के रूप में बदलती है, जिससे इंसान मोटा होता है, और वसा कभी कभी कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है, जिससे इंसान को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद अमोनिया जैसे अपशिष्ट चीजें जो यकृत में है, उनको यूरिया में बदलने का कार्य यकृत में ही होता है। तो ये अब विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया होगा, तो आगे देखते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। अब हम आगे बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ये तो हमने बात जो आपके सामने की, ये किसकी? ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों।
अब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि तब भी यकृत है। यह आप विषय ध्यान दें कि सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथियों में तब भी हमने यकृत पढ़ा, सबसे बड़ी ग्रंथि तब भी यकृत, लेकिन सबसे बड़ा अंग तो स्किन, त्वचा। ये आप बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ये ध्यान देना, कौन सी है? थायराइड। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो कैसी होती है, तो ये बताया जिसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त नहीं होती, यानी रक्त के संपर्क में होंगे लेकिन नलिका युक्त नहीं होंगी। ये आपको ध्यान देना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो हार्मोन्स है उनकी खोज किसने की? स्टर्ली और बेलिस ने। यह भी बताया था, स्टर्लिंग एंड बेलिस। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बात करेंगे हम थायराइड सबसे पहले। किसकी? थायराइड। अब थायराइड ग्रंथि, इसका दूसरा नाम क्या है? अरावटु। अरावटु ग्रंथि। ये अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा, ये थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। ये आप ध्यान देना, कैपिटल एच आकार की। तीसरा, थायराइड ग्रंथि 40 mm की होती है। ये आप इससे ध्यान दें। चौथा, ये थायराइड ग्रंथि जो है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ये ध्यान देना, ये जो है ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ये भी आपको ध्यान देना। अब यही जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। कौन सा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर कमी हो गई तो थायराइड ग्रंथि में बीमारी भी हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स हैं, इनका कार्य क्या है? तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है। ये देखिए, इसकी मात्रा, आयोडीन की मात्रा, ये होती है आयोडीन की मात्रा। अब अगर आयोडीन की कमी हो गई तो फिर थायराइड ग्रंथि में घेघा नामक रोग हो जाएगा। बोलोगे आयोडीन की कमी से गले में घेघा नामक रोग, बड़ा सा गुम्बद टाइप में लटक आता है, ये स्थिति हो जाती है। तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन ये पाया जाता है। अब ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में। ये आप ध्यान देना, गले में श्वास नली के नीचे, के नीचे पाई जाती है। ये विशेष आप ध्यान दें कि गले में थायराइड ग्रंथि कहाँ? श्वास नली के नीचे। अब नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। कौन सा? घेघा नामक रोग। तो घेघा नामक रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से हो जाता है। ये आपको विशेष ध्यान देना। अब बात करते हैं हम इसी थायराइड ग्रंथि की जो विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, एच आकार की होती है, 40 mm की होती है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसमें पाया जाता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। गले में श्वास नली के नीचे एक ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि की कमी, आयोडीन की कमी से इस ग्रंथि में यानी गले में घेघा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग, और ये घेघा नामक रोग सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में होता है। ये ध्यान देना, सर्वाधिक कौन से? पर्वतीय
क्षेत्र के लोगों में, यानी ये रोग सर्वाधिक किन क्षेत्रों के लोगों में? पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में पाया जाएगा। ये अब विशेष ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रंथि है एग्जाम की दृष्टि से, तो अच्छे से इसके नोट्स भी बना लें। आज तो हम यहीं तक चलते हैं, आगे फिर हम थायराइड ग्रंथि अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन बेहतर नोट्स बनाए और बेहतर पढ़ें, ये आप कोशिश करें, ताकि 2021 आपका सबसे सुपर हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आप जय हिंद जय भारत भी करें और आप खुश रहें, ये मेरी कामना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आपको ऐसे ही सुनहरे और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जय हिंद जय भारत।